हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे थे एक और बेहतरीन कॉमिक जिसका नाम है भूतों का न्याय। ये इसका पहला पेज आप देख सकते हैं दोस्तों। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। बहुत समय पहले की बात है। दीनापुर गांव का जमींदार प्रभुदास बीमार पड़ा। कुछ तो बीमारी, उस पर बुढ़ापा, अतः उसके बचने की कोई आशा नहीं थी। ओह! एक रात उसने अपने बड़े बेटे सरजू और छोटे बेटे बिरजू को अपने पास बुलाया। सरजू की पत्नी माया और बिरजू की पत्नी कमला भी अपने पतियों के साथ आई थी। मेरे बच्चों, लगता है अब मैं बचूंगा नहीं। आप ऐसा क्यों कहते हैं बापू? आप जल्दी ही स्वस्थ हो जाएंगे। सरजू बेटा, मुझे झूठी दिलासा ना दो और तुम सब मेरी बात ध्यान से सुनो। इस समय मैंने तुम्हें एक विशेष बात बताने के लिए बुलाया है। कहिए बापू, आप क्या कहना चाहते हैं? मेरे बच्चों, यह तो तुम जानते ही हो कि मेरे पास बहुत धन दौलत है। मेरे मरने के बाद तुम दोनों भाइयों में किसी प्रकार का झगड़ा ना हो, इसके लिए मैंने अपनी एक वसीयत लिखकर हवेली के पीछे वाले बाग में आम के पेड़ के नीचे एक पीतल के कलश में रखकर दबा दी है। मेरे मरने के बाद तुम दोनों उस कलश को खोलकर निकाल लेना और उसमें रखी वसीयत को निकालकर उसके मुताबिक आधा आधा बंटवारा कर लेना। बापू, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। बच्चों, अब मेरा कोई भरोसा नहीं है। ना जाने कब मेरी आंख बंद हो जाए, इसीलिए मैंने पहले ही अपनी वसीयत लिखकर जमीन में दबा दी थी। इतना कहकर प्रभु गहरी गहरी सांसें लेने लगा। यह देख बापू, आप अब तुम आराम करो। रात बहुत हो चुकी है। अच्छा जाओ मेरे बच्चों, जाकर तुम भी आराम करो। मुझे तुमसे जो कहना था वो मैं कह चुका। इतना कहकर प्रभु गहरी गहरी सांसें लेने लगा। स- सरजू और माया जब अपने कमरे में पहुंचे। माया, अब मैं ऐसी चाल चलने वाला हूं जिससे सारी जमीन जायदाद धन दौलत मेरी होगी। वह कैसे हो सकता है? बापू तो वसीयत लिखकर जमीन में दबा चुके हैं। अब तो तुम्हें जायदाद का उतना ही हिस्सा मिलेगा जितना बापू वसीयत में लिख चुके हैं। माया, क्या तुम मुझे इतना अनाड़ी समझती हो? मैं तुम्हें अभी अपनी अक्लमंदी का साबूत दिखाता हूँ। कहकर सरजू कोने में रखे एक संदूक की ओर बढ़ा। फिर उसने संदूक खोलकर उसमें एक कागज निकाला। उस कागज को लेकर वह माया के पास आया। लो माया, इस कागज को पढ़ो। इसे पढ़कर तुम खुशी से नाच उठोगी। ऐसा इसमें क्या लिखा है? सरजू को पत्र लेकर वो पढ़ने लगी। मैं जमींदार प्रभुदास अपने पूरे होशो हवास में यह वसीयत लिख रहा हूँ कि मेरे मरने के बाद मेरी सारी जमीन जायदाद व धन दौलत मेरे बड़े बेटे सरजू को दे दी जाए और छोटे बेटे बिरजू को हवेली के बराबर वाली झोपड़ी और खेत का एक छोटा सा टुकड़ा दे दिया जाए। यही मेरी अंतिम इच्छा है, इससे अवश्य पूरा किया जाए। पत्र पढ़कर माया ने हैरानी से सरजू की ओर देखा। यह सब क्या है स्वामी? इस पत्र की लिखावट तो हूबहू ससुर जी की लिखावट से मिल रही है। क्या यह वसीयत ससुर जी ने लिखी है? माया, तो इसी को तो हाथ की सफाई कहते हैं। यह वसीयत मैंने स्वयं लिखी है। अब इसी वसीयत के जरिए बापू को मरने के बाद सारी जमीन जायदाद मेरी होगी और बिरजू को केवल एक झोपड़ी और छोटा सा खेत मिलेगा। लेकिन यह सब होगा कैसे? बापू की लिखी असली वसीयत तो हवेली के बाग में आम के पेड़ के नीचे दबी पड़ी है। देखो माया, इस समय सब सो चुके होंगे। हम दोनों अभी हवेली के बाग में चलते हैं। वहां जाकर हम आम के पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर वह कलश निकाल लेंगे जिस कलश में बापू की वसीयत रखी है। उस वसीयत को कलश में से निकालकर मैं अपने हाथ की लिखाई वसीयत इस कलश में रख दूंगा और फिर उस कलश को मिट्टी में वहीं दबा दूंगा। इस प्रकार बापू की मौत के बाद जब सब लोगों की मौजूदगी में मैं उस कलश को खोदकर उसमें से रखी वसीयत निकालूंगा तो किसी को इस बात की भनक तक नहीं लगेगी कि मैंने वसीयत को बदल दिया है। तब बापू की अंतिम इच्छा मानते हुए बंटवारा उसी प्रकार किया जाएगा जैसा कि वसीयत में लिखा होगा। तब मैं धन्ना सेठ बन जाऊंगा और बिरजू कंगाल। स्वामी, योजना तो तुमने बड़ी अच्छी बनाई है। चलो, अब हवेली के बाग में चलकर इस उस कलश को खोदकर उसमें रखी वसीयत को बदलते हैं। चलो माया। सरजू ने नकली वसीयत जेब में रखी और कुदाल व फावड़ा लेकर माया के साथ बाग की ओर चल पड़ा। दूसरी ओर बिरजू अपनी पत्नी कमला से कह रहा था,
कमला, लगता है बापू अब बचेंगे नहीं। स्वामी, मुझे भी ऐसा ही लगता है। कमला, हम बापू की कोई सेवा ना कर सके, इस बात का दुख मुझे जीवन भर रहेगा। स्वामी, दिल छोटा ना करो, शायद हमारे भाग्य में ऐसा ही लिखा था। उधर माया और सरजू बाग में पहुंचे। स्वामी, वो रहा आम का पेड़, हमें उस पेड़ के नीचे की जमीन को ही खोदना है। माया पेड़ के नीचे पहुंचकर सरजू ने कुदाल से जमीन को खोदना शुरू किया। शीघ्र ही उसने काफी गहरा गड्ढा खोद लिया। तत्पश्चात, माया, हमारी मेहनत सफल रही, वसीयत का कलश निकल आया है। स्वामी, कलश को ऊपर निकाल लो। तब, लो माया, कलश को पकड़ो। माया ने सरजू से कलश पकड़ लिया। तब सरजू भी गड्ढे से बाहर निकल आया। उसने कलश खोलकर उसमें असली वसीयत निकाली और उसमें नकली वसीयत रख दी। तत्पश्चात उसने कलश को वापस गड्ढे में दबा दिया। इतना सब कुछ करने के बाद वो माया से बोला, चलो माया, वापस चलो, हम अपने काम में फतेह हासिल कर चुके हैं। चलो स्वामी। दोनों खुशी खुशी अपने कमरे में लौटे। स्वामी, बापू की असली वसीयत पढ़कर तो देखो, जरा पता तो चले, आखिर ससुर जी ने कैसी वसीयत लिखी थी। अभी लो। सरजू असली वसीयत खोलकर पढ़ने लगा। मैं जमींदार प्रभु दास पूरे होशो हवास में वसीयत को लिख रहा हूँ। मेरे मरने के बाद मेरी समस्त चल अचल संपत्ति व जमीन जायदाद को बराबर 2 हिस्सों में बांट दिया जाए और बराबर बराबर सरजू और बिरजू को दे दिया जाए। यह मेरी अंतिम इच्छा है, इसे अवश्य पूरा की जाए। वसीयत पढ़कर वह हंसने लगा। हे। तो यह वसीयत की थी बापू ने। उसने असली वसीयत को उसी समय फाड़कर फेंक दिया। तत्पश्चात, चलो माया, अब चैन की नींद सो जाओ, अब सब कुछ हमारा है। अगली सुबह जब सरजू और बिरजू प्रभुदास के कमरे में पहुंचे, वह बापू की आंखें व मुंह खुले हुए हैं। लगता है बापू स्वर्ग सिधार गए। सचमुच ही प्रभुदास स्वर्ग सिधार गया था। सरजू और बिरजू प्रभुदास के शव पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगे। बापू, हाय बापू, तुम हमें अकेले छोड़ गए। माया और कमला की आंखों से भी आंसू बहने लगे। बड़े दुखी हृदय से सरजू और बिरजू ने प्रभुदास का अंतिम संस्कार किया। तत्पश्चात, बिरजू, जो होना था वह तो हो चुका, अब हमें बाग में दबे कलश को खोदकर उसमें रखी वसीयत निकाल पढ़ लेनी चाहिए। जैसी आपकी इच्छा भैया। दोनों कुदाल व फावड़ा लेकर उसी समय बाग में आम के पेड़ के नीचे पहुंचे। बिरजू, खुदाई शुरू करो। अच्छा भैया। बिरजू ने खुदाई करनी शुरू कर दी। गड्ढा खोदकर बिरजू ने कलश को जमीन में से निकाल लिया। बिरजू, इस कलश को उठाकर हवेली ले चलो, गांव वालों की मौजूदगी में इसे खोला जाएगा। बिरजू कलश को उठाकर हवेली में ले आया। हवेली के आंगन में गांव वालों अभी भी जमा थे। गांव वाले, हमारे बापू इस कलश में अपनी वसीयत लिखकर रख गए हैं। यह कलश आप सब लोगों के सामने खोला जाएगा और इस कलश में रखी वसीयत में जैसे अब भी लिखा होगा, आप लोग उसी के अनुसार मेरा और बिरजू का बंटवारा कर देना। ठीक है, तुम कलश को खोलो। कलश को खोलकर उसमें रखी वसीयत निकाली गई। सरजू उसे बिरजू को देते हुए बोला, बिरजू, इसमें जो लिखा है उसे पढ़कर सुनाओ। अच्छा भैया। बिरजू खड़ा होकर वसीयत पढ़ने लगा। मैं जमींदार प्रभुदास अपने पूरे होशो हवास में यह वसीयत लिख रहा हूँ। मेरे मरने के बाद मेरी सारी जमीन जायदाद व धन दौलत मेरे बड़े बेटे सरजू को दी जाए। बिरजू ने पूरी वसीयत गांव वालों को पढ़कर सुना दी। वसीयत सुनकर गांव वाले हक्के बक्के रह गए। यह जमींदार ने कैसी वसीयत लिखी है। बड़े बेटे को तो सब कुछ दे दिया और छोटे बेटे को कुछ भी नहीं दिया। यह तो जमींदार ने बिरजू के साथ सरासर अन्याय किया है। उधर बिरजू सोच रहा था, बापू ने मेरे साथ यह भेदभाव क्यों किया। गांव का सरपंच बिरजू से बोला, बिरजू बेटा, जमींदार जी की वसीयत तुमने सुन ली है। क्या तुम्हें इस वसीयत पर कोई ऐतराज या किसी प्रकार का कोई संदेह है। सरपंच जी, वसीयत की लिखावट मेरे स्वर्गीय बापू की ही है। मैं उनकी लिखावट को अच्छी प्रकार से पहचानता हूँ, इसीलिए इस वसीयत पर ऐतराज करने का तो कोई सवाल ही नहीं है। बापू ने जरूर कुछ सोच समझ कर ही ऐसी वसीयत की होगी। तब वसीयत के अनुसार सरजू और बिरजू का बंटवारा कर दिया गया। सरजू के हिस्से में आई हवेली, सारी धन दौलत, जमीन जायदाद। स्वामी, आपकी चाल कामयाब रही। देख लो माया, अब तो हमारे पौ 12 है। दोनों खुशी से फूले न समा रहे थे। उधर बिरजू और कमला उदास से अपने हिस्से में आई झोपड़ी में बैठे थे। स्वामी, कुछ समझ नहीं आ रहा है, बापू ने ऐसी वसीयत क्यों की।
कमला, दुखी ना हो। अगर हमारी किस्मत में होगा तो मैं खुद अपनी मेहनत से हवेली खड़ी करूंगा और ढेर सारी धन दौलत इकट्ठा करूंगा। उधर सरजू अपने नौकर चाकरों से खेत में काम करवाता, उधर बिरजू अपने छोटे से खेत में खुद जी तोड़ मेहनत करता। खेती में अब उपजे अन्न को बेचकर जो पैसे उसे मिलते, उसी से जैसे तैसे वो अपने परिवार का पेट पालता। यह देखकर उसकी पत्नी कमला कुढ़ती रही रहती, ऐसी गरीबी में मैं अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करूं। कमला इस प्रकार मन ही मन कुढ़ती अवश्य थी, पर अपनी छोटी सी गृहस्थी में हमेशा खुश रहने की कोशिश करती थी। दूसरी ओर सरजू की पत्नी माया अपने पति के छल भरे कारनामे देख देख कर खुश होती रहती। भगवान, तू बड़ा दयालु है जो तूने सरजू जैसा चालाक पति मेरे भाग्य में लिखा। झूठा झूठ, चालाकी व छल कपट से मेरे पति ने दुनिया के सारे सुख ऐश्वर्य मेरे कदमों में ला डाल दिए हैं। लेकिन सब सुख सुविधा धाय होते हुए भी माया खिसनी सी रहती थी। उसका कारण यह था कि उसके कोई संतान नहीं था। अतः माया कमला की छोटी सी गृहस्थी की को गरीबी में भी हंसते मुस्कुराते देखती तो मन ही मन कुढ़कर रह जाती। एक दिन वह सरजू से बोली, सुनो जी, तुमने अपने मूर्ख भाई को धरती का छोटा सा टुकड़ा भी देकर भूल की है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि बिरजू का छोटा सा खेत भी हमें मिल जाए? भाग्यवान, तुमने मेरे मन की बात कैसे जानी? मैं तो कई दिन से इसी बात को सोच रहा हूँ। तो फिर नेक काम में देरी कैसी? कुछ जुगाड़ बिगाड़ फिराकर बिरजू का इकलौता खेत भी हड़प लो, तभी मेरे कलेजों को ठंडक पड़ेगी। माया, मैं आज ही बिरजू पर अपनी चाल के पासे फेंक कर उसे अपने जाल में फंसाता हूँ। उसी दिन जब बिरजू अपने खेत में हल चला रहा था तो सरजू उसके पास पहुंचा। क्या हो रहा है बिरजू? कुछ नहीं भैया, बस जरा खेत की जुताई कर रहा हूँ। अरे क्या हर वक्त काम में जुटा रहता है? कभी घड़ी दो घड़ी हमारे पास भी बैठ जाया कर। जा जरा यहाँ तो आ। अभी आया भैया। बिरजू ने हल बैल को खेत में ही छोड़ दिया और सरजू के पास आ गया। कुछ देर बैठकर अपने सुख दुख की बात कर लें। सरजू ने बिरजू को अपने पास बैठा लिया, फिर उससे घर परिवार के सुख दुख की बातें करने लगा। कुछ देर बाद इधर उधर की बात तो बहुत कर ली, अब मुझे बिरजू से मतलब की बात करनी चाहिए। यह सोचकर उसने बिरजू से कहा, बिरजू, इस दुनिया में भले ही आदमी का कभी भला नहीं होता है, आज की दुनिया में भले आदमी को तो मांगने से भीख भी नहीं मिलती। इसीलिए बेशक दूसरे का बुरा हो जाए, पर आदमी को हर समय अपने भले की सोचनी चाहिए। तुम्हारी इस बारे में क्या राय है? भैया, मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूँ। मेरे विचार से तो अगर अपने को कष्ट भी हो तो दूसरे के भले के बारे में सोचना चाहिए। किसी बड़े ने कहा कहा भी है, कर भला हो भला। बिरजू, तुम्हारी बात में कोई दम नहीं है। बहुत देर तक दोनों में भलाई बुराई पर बहस होती रही, पर कोई निर्णय ना निकला। अब अभिनय करते हुए सरजू ने बिरजू से कहा, बिरजू, तुम बड़े भाई से बहस करते हो, कोई बात नहीं। चलो, शर्त रही, गांव के पंच यदि तुम्हारी बात का समर्थन कर दे तो मेरी धन दौलत घर द्वार सब कुछ तुम्हारा, और अगर लोग मेरी बातों से सही बातों को सही बताए तो तुम्हारा यह खेत मेरा। ठीक है भैया, यदि तुम्हारी ऐसी ही मर्जी है तो ऐसा ही सही। बस तो ठीक है, कौन सही है कौन गलत, इस बात का फैसला आज की रात पंचों के सामने हो जाए। कहकर सरजू वहां से चला गया। वहां वहां से वह सीधा गांव के पंचों के पास पहुंचा। और सरजू, कैसे आना हुआ? पंचों, आज की रात पंचायत के सामने मैं और बिरजू अपनी अपनी बात रखेंगे। आपको उस समय मेरा समर्थन करना है। तुम्हारा समर्थन करने से भला हमें क्या फायदा होगा? मैं तुम्हें बदले में एक एक थैली सोने के मोहरे दूंगा। तब ठीक है, हम रात को तुम्हारा ही समर्थन करेंगे। सरजू ने सभी गांव पर सरजू ने उसी समय पंचों के एक एक थैली मुहर घर से लाकर दे दी और वापस आकर माया से बोला, माया, मैं अपना जाल फैला आया हूँ, आज की रात पंछी उसमें फंस फंस जाएगा। कहकर सरजू ने सारी बात माया को बता दी। उसी रात को पंचायत में सरजू और बिरजू दोनों पहुंचे थे।
सरजू ने पंचो से कहा। पंचो, मेरा मानना है कि आज की दुनिया में भले आदमी का कभी भला नहीं होता, इसीलिए बेशक दूसरे का बुरा हो जाए पर आदमी को हर समय अपने भले की सोचनी चाहिए। जबकि मेरे छोटे भाई बिरजू की राय है कि आदमी को खुद कष्ट कष्ट हो तब भी उसे दूसरे के भले के बारे में ही सोचनी चाहिए। आप अब आप ही बताइए, हम दोनों भाइयों में से किसका सोचना ठीक है। जब अब आप जो कहेंगे मैं उसी को सत्य मानूंगा। अब बिरजू ने पंचो से कहा। पंचो, किसी ने पंचो को परमेश्वर परमेश्वर सत्य ही कहा है। मैं भी ऐसा ही मानता हूँ। आप जो भी निर्णय देंगे वह मुझे मान्य होगा। सुनकर पंच आपस में खुसर फुसर करने लगे। तत्पश्चात भाइयों, मैंने अपने साथी पंचों से इस बारे में काफी सलाह मशवरा किया। अंत में हम पंचों इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि आजकल भले आदमी का जमाना नहीं है। जो आदमी भलाई की राह पर चलता है उसके नसीब में दुख और मुसीबत आती है, और जो बुरी राह पर चलता है मौज करते रहता है और धन दौलत से भरे पूरे रहते हैं। कहकर पंचों ने अपने साथी पंचों की ओर देखते देखा तो उन्होंने भी समर्थन में गर्दन हिला दी। यह देख सरजू का चेहरा खिल उठा और बिरजू से बोला, बिरजू, तुम शर्त हार गए। आज से तुम्हारा खेत मेरा हुआ। ठीक है भैया, मैं अपना खेत तुम्हें देता हूँ। बिरजू मुंह लटकाकर वहां से च- चला गया। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स का पहला भाग यहाँ समाप्त करते हैं। मिलते हैं इसके दूसरे भाग में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं इसके दूसरे भाग में। और अभी तक आपने लाइक नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ लाइक भी कर दें। चलिए मिलते हैं इसके दूसरे भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद विदा।